सोचो अगर कभी इंसान मरने का नाम ही ना ले और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हमेशा उसको जिंदा रखा जा सके। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है। अर्थ के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और बाकी आपको तो पता ही है। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए अब नासा वाले नए प्लैनेट्स पर ह्यूमन रेस को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हमारी कहानी का हीरो अर्थ से 4000 लाइट ईयर दूर एक बर्फ से भरे अजनबी प्लैनेट पर फंस चुका है। क्या वो वहां पर सरवाइव कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2054 में नेफलाइन नाम के एक प्लैनेट को दिखाते हुए। वहां पर काफी ज्यादा सर्दी थी और माइकी 17 नाम का एक बंदा वहां की बर्फ भरी एक क्लिफ के नीचे गिरा हुआ था। उसके थर्मल सेंसर और साथ ही कम्युनिकेशन डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था और माइकी को तो लग रहा था कि वो यहाँ पर मारा जाएगा। पर तभी अचानक से उसको एक रेस्क्यू शिप की आवाज आती है और वो अपने दोस्त टेमो को ऊपर पहाड़ की क्लिप पर देखता है। माइकी 17 को फाइनली होप थी कि वो बच जाएगा, बट टेमो अचानक से ही बीच में रुक जाता है और ऊपर से ही एक महंगा फ्लेम थ्रोअर का डिवाइस उठाकर वापस से जाने लगता है। हालांकि माइकी 17 को उसने देख लिया था और माइकी 17 उससे मदद भी मांग रहा था, पर टेमो उसकी मदद करने से ये बोलकर मना कर देता है कि अगर वो मर भी जाता है तो भी स्पेसशिप वाले उसके एक दूसरे प्रिंट को बना लेंगे। इतना बोलकर टेमो वहां से माइकी 17 को मरने के लिए छोड़ गया था। तभी अचानक से माइकी की तरफ उस प्लेनेट पर मौजूद क्रीपर नाम के कीड़े जैसे एलियन बढ़ने लगते हैं और माइकी को लगता है कि वो एलियन उसको कच्चा चबा जाएंगे। अब अगले दिन हम लोग माइकी की बॉडी को डीप्रिंट होते हुए उसके स्पेसशिप में देखते हैं। उसका वॉइस ओवर हमें बताता है कि उसकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े से कम नहीं है। हालांकि है तो वो एक इंसान ही, पर उसने पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में एक्सपेंडेबल की जॉब ले ली थी। असल में उसको काफी ज्यादा डेडली मिशंस के लिए यूज करा जाता था और जब भी उसकी मौत हो जाती थी तो उसकी बॉडी को रीप्रिंट करने के बाद ब्रिक नाम के एक डिवाइस से उसकी कॉन्शियसनेस को फिर से उसकी बॉडी में डाल दिया जाता था। उसके साथ उसकी पुरानी मरने की मेमोरीज भी रहती थी ताकि उसका आगे वाला वर्जन पहले वाले वर्जन से ज्यादा स्मार्ट रहे। और क्योंकि किसी भी इंसान की बॉडी को रीप्रिंट करके उसे दोबारा से जिंदा करना अर्थ पर मौजूद ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता था, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ आउटर स्पेस में ही करा जाता था। इसी के साथ कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है और हमें पता चलता है कि माइक इस सिचुएशन में असल में फंसा कैसे था। फ्यूचरिस्टिक दुनिया के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में अर्थ पर मौजूद सारे रिसोर्सेज को इंसानों के द्वारा यूज कर लिया गया था और अर्थ पर अब काफी ज्यादा चेंजमेंट आ गया था। माइकी और टीमो उस समय पर काफी ज्यादा गरीब थे, पर माइकी टीमो को अपना काफी अच्छा दोस्त मानता था। पर टीमो इतना ज्यादा चालाक था कि माइकी के भोलेपन का फायदा वो हमेशा उठाया करता था। टीमो के कहने पर माइकी एक बहुत बड़े लोन शार्क से बहुत सारा पैसा लेकर उसको एक डूबती हुई कंपनी के अंदर डाल देता है और उनका पैसा भी उस कंपनी के साथ डूब जाता है। जिसके बाद पैसे वापस लेने के लिए उस खतरनाक लोन शार्क ने उन लोगों को ढूंढना चालू कर दिया था और उन लोगों को धमकी दी थी कि अगर वो जल्दी ही उसका पैसा वापस नहीं करेंगे तो वो उनके ऑर्गन को निकालकर ब्लैक मार्केट में सेल कर देगा। और पर उस समय पर भी रेस लगी हुई थी कि कौन सबसे पहले जाकर दूसरे प्लेनेट पर एक कॉलोनी बसाएगा। उसके लिए ही एक बहुत रिच बिजनेसमैन का स्पेसशिप निपललाइन नाम के एक प्लेनेट पर जा रहा था ताकि वहां की ठंडी जमीन पर जाकर ह्यूमंस के द्वारा एक नई कॉलोनी बसाई जा सके। अब वैसे था तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही, पर काफी सारे लोग जो कि अर्थ पर रहकर परेशान हो चुके थे वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा खुद को बनाने के लिए मान जाते हैं। इवन तब टेमो और माइकी भी विजय माल्या को अपना आइडियल मानते हुए उस स्पेसशिप के साथ जाने के लिए अप्लाई कर देते हैं और टेमो को उसकी पायलट स्किल की वजह से तुरंत ही सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। अब अकेला और तना बचा था माइकी, जो कि काफी ज्यादा परेशान था। पर तभी उसको पता चलता है कि स्पेसशिप के क्रू में एक्सपेंडेबल की पोस्ट खाली है। अब उसे पता तो नहीं था कि एक्सपेंडेबल का मतलब क्या होता है, पर उसके बावजूद भी वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है और क्योंकि वो अकेला बंदा था जिसने उस पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, इसीलिए उसको उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। और बाद में जब माइकी को जाकर ये बात पता चलती है कि उसको काफी ज्यादा डेडली मिशंस को करना पड़ेगा जिनमें उसकी मौत भी हो सकती है और उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को रीप्रिंट करके उसकी कॉन्शियसनेस को उसमें फिर से डाला जाएगा, तो माइकी इस जॉब को करने से काफी ज्यादा कतराता है। पर जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी बिना किसी ऑर्गन के निकाल देने के मुकाबले काफी ज्यादा आसान था। अब जल्दी ही उस स्पेस को प्लेनेट की तरफ रवाना कर दिया जाता है।
जिस दौरान हम लोग केनेथ मार्शल को भी उस शिप में देख पाते हैं, जो कि असल में वही रिच बिजनेसमैन था जो कि इस स्पेसशिप को फंडिंग दे रहा था। उनको उस प्लेनेट पर पहुंचने पे 4.5 साल का समय लगने वाला था और 4.5 साल के लिए इंटीमेट एक्टिविटीज को स्पेसशिप पर बैन कर दिया गया था। पर मिकी ने तो वहां पर नाशा नाम की एक गर्लफ्रेंड बना ली थी और वो सीक्रेटली उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा था। अब स्पेसशिप वालों को अगर रास्ते में मौजूद किसी भी चीज का टेस्ट करना होता था तो वो मिकी को भेजा करते थे और वो काफी बार मर भी चुका था, पर हर बार उसकी बॉडी को रीप्रिंट करके उसकी रिकॉर्डेड कॉन्शियसनेस को रीप्रिंटेड बॉडी में डाल दिया जाता था। इवन वहां पर मिकी को सबसे कम राशन दिया जाता था और उससे काफी खतरनाक खतरनाक काम भी करवाए जाते थे, पर नाशा उसको हर बार सपोर्ट करा करती थी। और अब इसी तरह से धीरे धीरे टाइम पास होता रहता है और अब फाइनली 4.5 साल की जर्नी को कवर अप करके उनका स्पेसशिप लैंड कर जाता है निपललाइन प्लेनेट पर क्योंकि अभी उन्हें निपललाइन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए सबसे पहले वहां पर माइकी को उतारा जाता है और उसके बाहर निकलने पर उसके हेलमेट को उससे उतारने को कहा जाता है। अब माइकी ने वहां पर अपने हेलमेट को उतार तो दिया था, पर वहां पर मौजूद एयरबोर्न पैथोजन की वजह से माइकी इन्फेक्ट हो जाता है और खून की उल्टियां कर वहीं पर मारा जाता है। पर स्पेसशिप वाले तो पहले ही अपने साथ माइकी की अनलिमिटेड सप्लाईज लेकर आए थे। वो एक बार फिर से माइकी को जिंदा करते हैं और उसे एक बार फिर से बिना हेलमेट के उतार दिया जाता है उस खतरनाक प्लेनेट पर। ऐसा वो तब तक लगातार करते रहते हैं जब तक कि माइकी की बॉडी उस वायरस से लड़ने वाले सेल्स को अपने अंदर डेवलप नहीं कर लेती। और किस्मत से ये चीज होती है माइकी 17 के साथ, मतलब कि अभी तक माइकी 16 बार मर चुका था और फाइनली माइकी 17 के अंदर वो सेल डेवलप हो गए थे जिसकी मदद से वो बाहर के एटमॉस्फेयर में सांस ले सकते थे। इसीलिए अब माइकी 17 के ब्लड से कुछ एंटीटोड को बनाकर एक रिसर्च टीम के लगाया जाता है और बाद में उन्हें माइकी 17 के साथ प्लेनेट पर रिसर्च करने को भेज दिया जाता है। वो लोग वहां पर घूमकर प्लेनेट के कुछ सैंपल्स को इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने क्रीपर नाम के कीड़े जैसे क्रीचर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग वहां से डरकर एक गुफा के अंदर आ गए थे जहां पर नीचे उतरने की जगह थी। तब जेनिफर नाम की लड़की वहां से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर उस दौरान पैर फिसलने की वजह से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वो लोग वापस जाकर जब मार्शल को इस बारे में बताते हैं तो मार्शल मिकी 17 के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि मिकी 17 एक एक्सपेंडेबल था और शायद जेनिफर की जगह उसकी मौत होनी चाहिए थी। मिकी 17 को सजा दी गई थी कि पहले ही जो उसे कम राशन मिलता है उसका भी अब उसको आधा राशन मिलेगा और उसको 14 घंटे तक लगातार काम करना पड़ेगा। और ये सजा मिकी 17 के ऊपर तब तक लागू रहने वाली थी जब तक कि मिकी 17 बाहर प्लेनेट पर जाकर वहां पर मौजूद क्रीपर्स के सैंपल को नहीं ले आता। और उसी सैंपल को इकट्ठा करने के लिए जब एक दिन माइकी बाहर जाकर खाना खा रहा होता है तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे की स्नो धंसने से वो भी एक ट्रेंच में जाकर फंस जाता है। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और टेमो ने उस समय पर माइकी की मदद करने से मना कर दिया था। अब जैसा कि उस समय पर माइकी के पास क्रीपर आ गए थे और उन्हें देखकर वो बेहोश हो गया था, तो आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को क्रीपर की गुफा के अंदर पाता है। वहां पर क्रीपर की रानी भी मौजूद थी और उन क्रीपर ने उसे खाने की बजाय उसे सेफली टेंट से बाहर निकाल दिया था। और इस बात का मतलब साफ था कि उन क्रीपर्स के अंदर काफी ज्यादा दिमाग था और वो भी इंसानों के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहते थे। खैर अब माइकी जल्दी से एक रेस्क्यू व्हीकल के पास जाता है और जल्दी से शिप के अंदर पहुंच जाता है। अभी के समय तक रात हो चुकी थी और ज्यादातर लोग सो चुके थे, इसीलिए माइकी भी सीधा नहाकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए चला जाता है। पर वहां पर जाकर उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे क्योंकि वहां पर माइकी 18 सो रहा था। मतलब कि स्पेसशिप के लोगों को यही लगा था कि माइकी 17 अब तक मारा गया होगा और इसीलिए उन्होंने माइकी 18 को प्रिंट कर लिया था। अब माइकी 18 क्योंकि माइकी 17 से ज्यादा एडवांस होता है तो माइकी 18 के अंदर थोड़ा सा चंटपना भी था, इसीलिए उसने तुरंत ही एक डंबल की मदद से माइकी 17 को मारकर बेहोश कर दिया था। जिसका रीजन यही था कि लॉ के हिसाब से एक इंसान के एक से ज्यादा प्रिंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे। मतलब कि माइकी 17 या फिर माइकी 18 में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था और अगर धोखे से इस बारे में और किसी को पता चलता और इस बारे में कंप्लेन हो जाती तो माइकी 17 और माइकी 18 दोनों को ही जान से मार दिया जाता।
इस टेक्नोलॉजी को मैनचोवा नाम के एक आदमी ने बनाया था और उस बंदे को गरीबों से काफी ज्यादा नफरत थी। इसीलिए वो अपने रेप्लिकेशंस को रात के समय में शहर में खुला छोड़ देता था, जो कि गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जान से मारते थे। और फिर पुलिस वालों ने जब उसके घर में तलाशी ली थी तो उनके सामने आया था कि उस आदमी ने अपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन प्रिंट बना रखे थे। जिसके बाद ही उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और आरडीए डिपार्टमेंट ने ये बिल निकाला कि एक इंसान अपने जीते जी अपना रेप्लिकेशन नहीं बना सकता। प्रेजेंट टाइम में माइकी 18 माइकी 17 को एक बैग में डालकर बॉयलर रूम में ले जाता है और वो उसे बॉयलर के अंदर डालने वाला था ताकि वो उसको जान से मार सके। पर माइकी 17 जैसे तैसे बैग से बाहर आता है और वो माइकी 18 के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर माइकी 18 लड़ाई में भी काफी ज्यादा एडवांस था। वो जैसे तैसे माइकी 17 को पकड़ता है और उसे बॉयलर में डालने की कोशिश करने लगता है। पर माइकी 18 अपने काम को पूरा कर पाता उससे पहले ही उसे बॉयलर रूम में किसी के आने की आवाज आती है और इसीलिए वो माइकी 17 को पकड़कर कोने में छुप जाता है। बॉयलर रूम में अभी के समय पर टीमो आया था जिसने मेडिकल रूम से कुछ ड्रग्स चुराए थे और वो उन्हें क्रू मेंबर को सेल करने की कोशिश कर रहा था। माइकी 18 जैसे ही टीमो को देखता है वैसे ही उसे टीमो के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि टीमो के कहने पर ही उसने काफी सारे पैसे उधार लेकर एक डूबती हुई कंपनी में लगाए और टीमो की वजह से ही आज उसकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। माइकी 18 तो गुस्से में टीमो को ही बॉयलर में डालना चाहता था, पर उस समय पर माइकी 17 जैसे तैसे उठता है और माइकी 18 को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर माइकी 18 माइकी 17 को एक बार फिर से धक्का दे देता है, पर इस बार भी वो टीमो को बॉयलर में फेंक पाता। उससे पहले ही बॉयलर रूम में नाशा और एक और क्रू मेंबर आने लगते हैं। इस वजह से माइकी 18 को टीमो को ऊपर खींचना पड़ता है, पर टीमो माइकी 18 से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने माइकी 18 और माइकी 17 के राज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो सबको ऐसा ही दिखाता है जैसे कि वो अपनी गलती की वजह से बॉयलर में गिरने वाला हो और माइकी 18 ने तो उसकी मदद करी हो। माइकी 17 उस समय पर पीछे ही छुपा हुआ था और नाशा भी माइकी 18 को अपने साथ अपने रूम में ले गई थी। माइकी 17 भी बाद में छुप के वहां पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उतने में ही उसके पास एक डॉक्टर आता है जो कि उसे मार्शल के पास उठाकर लेकर जाने लगता है। असल में मार्शल चाहता था कि माइकी उसके साथ डिनर करे, पर मार्शल को अभी ये बात पता नहीं होती कि उसके गार्ड जिसको उठाकर लाए हैं वो माइकी 18 नहीं बल्कि माइकी 17 है। आज तो मार्शल ने मिकी के लिए एक बहुत खतरनाक दावत रखी हुई थी। वो उससे पहले की ट्रीटमेंट के लिए माफी मांगता है और वहाँ पर मिकी 17 भी दबाकर खाना खाने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले 4.5 सालों से जब से वो इस शिप पर आया है तब से उससे ना तो किसी ने अच्छे से बात करी और ना ही उसने लजीज खाना खाया। उतने में ही वहां पर काय नाम की एक लड़की भी आती है जो कि सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और मार्शल उसे अपने साथ लेकर आया था ताकि वो एज अ बेबी मशीन वर्क कर सके। मतलब कि उस प्लेनेट पर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काय का इस्तेमाल होने वाला था। काय तब वहां पर मार्शल से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से माइकी वहां पर बेहिसाब उल्टियां करने लगता है, जिसको देखकर मार्शल वहां पर मौजूद साइंटिस्ट को इशारा करने लगता है। असल में मार्शल इतना अच्छा इंसान नहीं था कि वो माइकी के लिए कोई पार्टी वार्टी रखे। वहां पर मौजूद साइंटिस्ट ने एक नए ड्रग को बनाया था जिसको ही उन्हें टेस्ट करना था, इसीलिए मार्शल ने माइकी को बकरा बनाने का सोचा। ड्रग के असर की वजह से माइकी के दिमाग में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसको देखकर मार्शल को इरिटेशन होने लगती है और वो अपने गन से माइकी को जान से मारने वाला था। पर काय उसको ऐसा करने से रोकती है और माइकी को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। वहां पर जैसे तैसे उसने माइकी को एक एंटीडोट दे दिया था और अभी वो अपने साथ अर्थ से लाई टी को माइकी को पिला रही थी। असल में माइकी के ऊपर काय का बहुत पहले से क्रश होता है और वो आज उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहती थी। पर वक्त रहते माइकी 17 को अचानक से नाशा के बारे में याद आता है और वो काय को मना करते हुए सीधा नाशा के रूम की तरफ जाने लगता है। नाशा के रूम में जाने पर वहां पर उसको माइकी 18 और नाशा मिलते हैं। नाशा उन दोनों को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक तो थी, पर वो उन दोनों को ही एक्सेप्ट करती है और दोनों को हमेशा साथ रहने को बोलती है। जिसके बाद वो माइकी 17 के साथ मेकआउट करने के लिए चली गई थी और माइकी 18 के दिमाग में अभी एक खुरापात चल रही थी जिसको ही अंजाम देने के लिए वो बाहर चला जाता है। पर तब तक अचानक से नाशा के रूम में काय आ गई थी
जिसको माइकी 18 और माइकी 17 की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। वो इस बारे में मार्शल को बताना चाहती थी, पर उससे पहले ही नाशा किसी तरह से उसके पास पहुंच जाती है और उसको ऑफर करती है कि वो माइकी 18 को रख सकती है और नाशा माइकी 17 के साथ रह लेगी। अब शुरुआत में तो काय इसके लिए नहीं मानती, पर जैसे जैसे नाशा उसको शांत करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग नाशा के रूम में माइकी 17 और माइकी 18 को भसड़ करते हुए देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अपनी इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं थी और माइकी 18 तो अभी गुस्से में मार्शल को जान से ही मारना चाहता था। वो गुस्से में एक गन को उठाता है और माइकी 17 को धक्का देते हुए सीधा मार्शल की तरफ जाने लगता है। मार्शल उस समय पर काफी सारी क्रू मेंबर के सामने एक स्पीच दे रहा था, क्योंकि जिस प्लेनेट पर वो आए थे हाल में ही मार्शल ने वहां पर से एक रॉक को मंगाया था और वो उस रॉक को बहुत आराम से अर्थ पर काफी महंगे दामों में बेच सकते थे। पर तभी अचानक से उस रॉक के अंदर से एक क्रीपर निकलकर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे और वो क्रीपर अभी मार्शल के ऊपर चढ़ा हुआ था। उस समय तक माइकी 18 भी वहां पर पहुंच गया था, जिसने मार्शल के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था और वो बस ट्रिगर दबाने ही वाला था। उससे पहले ही अचानक से एक क्रू मेंबर उसको धक्का दे देता है और बाकी सभी क्रू मेंबर में भी भगदड़ मच जाती है। पर जैसे ही वहां पर से सारा क्रू निकल जाता है, तब माइकी 18 को एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो मार्शल को शूट कर सके। लेकिन सही वक्त पर वहां पर नाशा, माइकी 17 और बाकी सारे क्रू मेंबर भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने किसी तरह से माइकी 18 को कंट्रोल में ले लिया था। और उसी समय पर उस रॉक में से अचानक से एक और क्रीपर बाहर निकल आता है, जिसको देखते ही मार्शल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने बाकी सारे क्रू मेंबर को उस क्रीपर के ऊपर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था। सारे क्रू मेंबर ने उस क्रीपर के ऊपर शूट कर करके उसी जान से मार दिया था। जिसके बाद जब मार्शल का ध्यान फिर से माइकी 17 और माइकी 18 की प्रॉब्लम पर जाता है, तो वो तुरंत ही उन दोनों को रूल्स को वायलेट करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है। उनके साथ ही नाशा को भी स्पेसशिप के अंदर ही मौजूद जेल के अंदर डाल दिया गया था। अब नाशा जब वहां पर माइकी 17 से बात कर रही थी, तो उसको ये बात रियलाइज होती है कि माइकी 17 की जान सिर्फ उन क्रीपर्स की वजह से ही बची थी, जिसका मतलब कि वो क्रीपर बिल्कुल भी बुरे क्रीचर्स नहीं थे और अभी उन्होंने उसके एक साथी को जान से मारकर काफी बुरा काम करा है। वो दोनों इस बारे में थिंक कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीमो वहां पर पहुंच जाता है, जिसके पास उसी लोन शार्क का एक वीडियो आया था, जिससे माइकी ने पैसे उधार लिए थे। असल में वो बंदा चाहता था कि माइकी या फिर टीमों में से किसी एक बंदे को जान से मारते हुए उसकी वीडियो बनाकर उस तक भेज दी जाए, नहीं तो वो इस प्लेनेट पर आकर उन दोनों को ही जान से मार देता। और जाहिर सी बात है कि अब ये चीज पॉसिबल भी थी, क्योंकि पहली बार अगर किसी जगह पर जाना होता है तो वहां पर जाने में काफी ज्यादा समय लगता है, पर अगर आप लोग एक बार वहां तक पहुंच जाते हो तो आपको वहां तक जाने के और भी काफी सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं। मतलब कि अगर उस लोन शार्क को अर्थ पर से इस प्लेनेट पर आना भी होता तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो उसको 4.5 साल का समय नहीं लगने वाला था। पर टीमो तो अपनी जान गंवाना ही नहीं चाहता था। अभी भी वो माइकी 17 को मारने के इरादे से आया होता है, पर माइकी 17 उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देता है और उससे जेल की चाबी भी छीन लेता है। माइकी 17 तब माइकी 18 और नाशा के साथ जैसे तैसे जेल से बाहर निकला ही था कि तभी अचानक से उन्हें वापस से गार्ड पकड़ लेते हैं और उनको डायरेक्ट जान से मारने के लिए लेकर जाने लगते हैं। पर किसी वजह से उस समय पर स्पेसशिप के काफी सारे अलार्म बज रहे थे और फिर जब उनकी आंखें स्पेसशिप के बाहर देखती हैं तो उनका दिमाग पूरी तरह से सटपटा जाता है। असल में उस स्पेसशिप को क्वीन कीपर ने अपने काफी सारे साथियों के साथ घेर लिया था और वो वहां पर अपने दूसरे साथी को लेने के लिए आए थे। और जैसा कि उनके एक साथी को मार्शल ने जान से मरवा दिया था, वो उस चीज का भी बदला लेना चाहते थे। वो क्रीचर्स अभी नॉन स्टॉप रोए जा रहे थे और दूसरी तरफ हम लोग माइकी 17 और माइकी 18 को देखते हैं, जिन्हें गार्ड मार्शल के सामने ले जाते हैं। मार्शल ने माइकी 18 के चेहरे को थोड़ा सा जलवा भी दिया था ताकि वो माइकी 18 और माइकी 17 में फर्क कर सके। इवन जिस ब्रिक में उनके पास माइकी की मेमोरीज सेव होती हैं, वो उस ब्रिक में से भी सारी मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं ताकि माइकी का आगे चलकर कोई भी क्लोन ना बनाया जा सके। मार्शल अभी नाशा को छोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर जितने भी क्रीचर्स आए हुए हैं वो उनसे वॉर करना चाहते हैं। नाशा तब उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि उनमें से कोई भी वॉर नहीं चाहता, पर मार्शल तो उन सबको ही खत्म करना चाहता था। उस समय पर वहां पर जो छोटा क्रीचर मौजूद होता है वो सबके सामने थूक कर मार्शल को ह्यूमिलेट करता है, जिस वजह से मार्शल को उस क्रीचर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था।
तो वहाँ की एक साइंटिस्ट उन्हें सजेस्ट करती है कि उसने एक ट्रांसलेटर को बनाया है जिसकी मदद से वो बाकी क्रीपर से बात कर सकती हैं और उनके मन के विचार जान सकती हैं। पर मार्शल को तो अब तक इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो क्रीपर्स की ना सुनकर बस उनको खत्म कर देना चाहता था। मार्शल तब उस समय पर सीधा उस क्रीचर को उठाता है और उसे बॉयलर के अंदर डालने लगता है। पर नाशा जिसके हाथ बंधे हुए थे वो जैसे तैसे अपने मुंह की मदद से उस क्रीचर की रस्सी को पकड़ लेती है और बाद में उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगती है। उस समय पर हम लोग एक क्रू मेंबर को भी देख पाते हैं जो कि मार्शल की सारी क्रुएलिटी को रिकॉर्ड कर रहा था और वो बाद में उन्हें अर्थ पर एज अ एविडेंस भेजने वाला था। मार्शल ने डिसाइड कर लिया था कि वो उन क्रीचर्स को एक पॉइजनस गैस की मदद से मारेगा, पर उससे पहले वो एक गेम खेलना चाहता था। वो माइकी 18 और माइकी 17 को उन क्रीचर से लड़ाई करने के लिए बाहर भेज देता है क्योंकि मार्शल की वाइफ चाहती थी कि उन दोनों में से जो भी उन क्रीचर्स में से 100 क्रीचर्स की टेल को इकट्ठा करके लाएगा उसको जिंदा रहने का मौका मिलेगा। माइकी 17 और माइकी 18 भी तब इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम तो चाहिए था ताकि एटलीस्ट वो सोच सकें कि उन दोनों को मार्शल को मार के अपनी जान कैसे बचानी है। तभी चुपके से वहां पर वो साइंटिस्ट आ जाती है जिसने उस डिवाइस को बनाया था जो कि क्रीपर्स की भाषा को इंसानों को और इंसानों की भाषा को क्रीपर्स को समझा सकता था। तब वो माइकी 17 को उस डिवाइस को दे देती है और माइकी 17 भी उस डिवाइस के साथ सीधा क्रीपर्स क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है। माइकी 17 तो क्रीपर्स की क्वीन को समझाता है कि उसे जल्दी से यहाँ पर से अपने बाकी सारे साथियों को लेकर निकल जाना चाहिए क्योंकि मार्शल उन्हें पॉइजनस गैस से मारने की प्लानिंग कर रहा है। पर वो क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो जानना चाहती थी कि उन्होंने उसके एक बच्चे की जान क्यों ली। उसके बदले में वो इंसानों की टीम में से एक इंसान को जान से मारना चाहती थी और उसने पहले से ही सोच रखा था कि अगर इंसानों ने उसके किसी और साथी को जान से मारा या फिर जान से मारने की कोशिश भी करी तो वो इस प्लेनेट पर मौजूद हर एक ह्यूमन को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर देगी। वो तब अपने बाकी सारे क्रीपर साथियों के साथ बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे माइकी 17 और माइकी 18 के कानों में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो इस बात को समझ गए थे कि क्रीपर्स के सुपरसोनिक अटैक के लिए बाएं हाथ का खेल है कि वो इंसानों को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर दें। इसीलिए वो एक बार फिर से मार्शल को कैमरे के जरिए समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो क्रीपर्स के ऊपर पॉइजनस गैस का हमला ना करें और उसके जिंदा साथी को बाहर भेज दें। पर मार्शल को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि शायद उसे माइकी 17 को क्रीपर से बात करने के लिए भेजना ही नहीं था। वो खुद ही काफी सारे पॉइजनस गैस के सिलेंडर को लेकर उन क्रीपर्स की क्वीन के पास जाने लगता है जिसने क्रीपर्स के बच्चे को अभी भी अपने दांतों से पकड़ा हुआ था। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो मार्शल की वाइफ के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी गर्दन को अपनी टांगों के बीच में दबाकर बाकी सभी गार्ड्स को फोर्स करने लगती है कि वो क्रीपर्स के बेबी को बचाने में उसकी मदद करें। तब सभी गार्ड्स को भी उसकी बात को मानना पड़ता है और जैसे ही क्रीपर्स का बेबी पी होता है वैसे ही नाशा तुरंत ही उसे क्रीपर्स की क्वीन को लौटा देती है। क्रीपर्स की क्वीन तो अपने बच्चे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो अपने बाकी सभी साथियों के साथ वहां से जा ही रही थी। पर उतने में ही वहां पर मार्शल पहुंच जाता है जो कि उन क्रीपर्स को जान से मारना चाहता था। पर अब तक माइकी 18 के गुस्से का बांध टूट चुका होता है। वो गुस्से में मार्शल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके फेसिस पर पंच ही पंच मारता है। और क्योंकि अब उसे पता था कि मार्शल को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए वो अपने पास मौजूद एक बॉम्ब की मदद से गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें माइकी 18 तो मारा ही गया था पर वो अपने साथ मार्शल को लेकर मरा था जिससे फाइनली अब सारे क्रीपर्स बच गए थे। और यहाँ पर से अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अब तक मार्शल के साथ आए इंसानों ने प्लेनेट के ऊपर ही रहना चालू कर दिया था और उन सब का लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारा माइकी 17 था। उन लोगों की क्रीपर से भी काफी ज्यादा बना करती थी और सभी इंसान भी माइकी 17 को इस बात की वजह से काफी ज्यादा प्रेज करते थे क्योंकि उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी जंग टली थी और सभी इंसान अब तक जिंदा थे। माइकी इससे काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।